तो फिल्म की शुरुआत होती है जहां हम एक अंधेरे कमरे में जंजीरों से बंधे एक जख्मी आदमी को देखते हैं जिसके आगे कैमरा लगा था। उसके गले में भी एक लोहे का कॉलर था और वो रो रहा था। तभी एक आदमी की आवाज यहाँ गूंजती है जो उसे बताती है कि तुम गेम जीत चुके हो। ऐसे मालूम होता है कि ये बंधा हुआ आदमी एक गेम शो का हिस्सा था। अब होस्ट उससे एक लास्ट गेम खेलने को कहता है जिस आखिरी गेम में उसके सामने 3 बॉक्सेस थे और धागा हिलाकर उसे एक बॉक्स चूज करना था। रोते हुए वो आदमी जैसे ही एक बॉक्स को चूज करने के लिए धागा खींचता है तो अचानक से वो बॉक्स खुल जाता है और उसमें से राइफल निकलती है और उस राइफल से गोली चलकर वो आदमी यहाँ पर मारा जाता है। जिसके बाद यहीं से सीन कट होकर हमें 4 दोस्तों को दिखाया जाता है जो जेम्स के फार्म हाउस में वेकेशंस के लिए आए थे। जेम्स काफी अमीर था पर हुक्म जमाने वाला आदमी था, पर क्योंकि वो अपने दोस्तों के एक्सपेंसेस उठा लेता था इसीलिए उसके दोस्त उसका हुक्म भी मान ही लिया करते थे। उसके बावजूद भी कोई उसकी इस आदत से खुश नहीं था। पर ये लोग यहाँ पर गेम्स खेल रहे होते हैं तो अचानक इन्हें घर के बाहर से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। जेम्स चेक करने जाता है तो उसे घर के बाहर बहुत सारे कैमरास लगे हुए मिलते हैं जिन्हें वो उठा कर घर ले आता है। सभी कंफ्यूज थे कि आखिर ये कैमरास किसने लगाए होंगे। जेम्स कहता है जानता नहीं हूँ लेकिन चेक कर लेता हूँ। सब उसे ऐसा करने से मना करते हैं और इनकार सुनकर जेम्स को गुस्सा आ जाता है। वो हुक्म जमाकर सबसे कहता है तुम सब मेरी बात गौर से सुन लो। इस टाइम तुम मेरे घर पर हो और मेरी ही बात मानी जाएगी और मैं इस वीडियो को चलाऊंगा। ये सुनकर मेलिसा कहती है हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम हमारे दोस्त हो, गॉड नहीं। बस अपने पैसे की वजह से तुम हमारे ऊपर रोब जमाते रहते हो। ये कहते हुए ही मेलिसा उसके हाथ से रिकॉर्डिंग ले लेती है और उसे तोड़ देती है। जेम्स चिल्लाते हुए यहाँ से चला जाता है और ये सब लोग अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। और इसी दौरान हम देखते हैं कि कोई अनजान आदमी चुपके से इनके घर के अंदर घुस आता है। इधर हम मैथ्यू को देखते हैं जो लिविंग रूम के अंदर से गंद उठा रहा था। इसी दौरान हम उसके पीछे किसी शैडो को देखते हैं जिसे वो खुद भी नोटिस नहीं कर पाता। फिर अपना काम खत्म करने के बाद वो अनीडा के रूम में जाता है उसे जगाने के लिए, तो ये देखकर शॉक हो जाता है कि अनीडा जाग ही नहीं रही थी। वो घबरा कर अब मेलिसा के रूम में जाता है तो देखता है कि वो भी बेहोश थी। घबराते हुए वो जेम्स को आवाज लगाता है तो जेम्स से बजाय कोई और इंसान एकदम से उसके पीछे आ जाता है और एक इंजेक्शन उसकी गर्दन में स्टैब करते हुए उसे भी बेहोश कर देता है। जिसके बाद उन चारों को होश आता है एक अजीब सी जगह पर जहां उन सबको गर्दन में लगे कॉलर्स के जरिए दीवार के साथ बांधा गया था। इस टाइम उनके सामने एक कैमरा लगा था जिसके अंदर रिकॉर्डिंग चल रही थी। ये सब अपने आप को छुड़वाने की कोशिश में लग जाते हैं और दिखाया जाता है कि एक आदमी ड्रेसिंग रूम से इनकी रिकॉर्डिंग को देखकर खुश हो रहा था। जिसके बाद वो भागते हुए ड्रेसिंग रूम से निकलकर इन लोगों के सामने आ जाता है और हमें इस आदमी का नाम बैरी पता चलता है जो अपने आप को इस गेम का होस्ट बता रहा था। आते ही वो एक बटन दबाता है जिसकी वजह से इनके गले में लगी हुई चेन्स टाइट होने लगती हैं और मजबूरन ये लोग खड़े हो जाते हैं। तो उसके बाद वो एक बड़े ही अच्छे अंदाज में शो स्टार्ट करता है। स्टेज के आगे से पर्दे हटते हैं और आगे हमें कुछ मैनिकन्स को रखा हुआ दिखाया जाता है, कुछ पुतलों को रखा हुआ दिखाया जाता है जो यहाँ की ऑडियंस थे। स्पीकर्स में से ऑडियंस की तालियों की और शोर मचाने की आवाज आती है। जिसके बाद बैरी इन चारों को अपनी ऑडियंस के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। ये चारों ही बंदे ये सुनकर इतने हैरान थे कि इस आदमी को उनकी लाइफ की छोटी से छोटी डिटेल मालूम थी। अपनी फेक ऑडियंस को वो बताता है कि हम अपने गेस्ट से सबसे पहले रॉक पेपर सीजर खेलेंगे। ये सुनकर चारों कंफ्यूज हो जाते हैं और बैरी कमर्शियल ब्रेक लेते हुए यहाँ से दोबारा अपने ड्रेसिंग रूम में चला जाता है। जेम्स इन लोगों से कहता है मुझे लग रहा है ये कोई रियलिटी शो है। एनीडा उसे कहती है बेवकूफ हो, रियलिटी शो वाले बेहोश नहीं करके लाते। अंदर ड्रेसिंग रूम में बैरी कुछ दराज से ढूंढ रहा था तो तभी अचानक उसका हाथ कट गया। जल्दी से बैंडेज करने के बाद वो दोबारा स्टेज पर आ गया। जिसके बाद उसने चारों को जल्दी से करीब आने को कहा और इनके साथ रॉक पेपर सीजर खेलने लग गया। सबसे पहले मेलिसा अपनी बारी लेती है और वो पेपर चूज करती है। जिसके बाद बैरी एनीडा के साथ गेम खेलता है तो वो भी पेपर चूज कर लेती है और वो एनीडा पर गुस्सा होने लग जाता है कि अब तुम पेपर चूज नहीं कर सकती, तुम्हें रॉक, सीजर या शूट में से कुछ लेना होगा। एनीडा शूट चूज करती है। जिसके बाद बैरी बाकी दोनों लड़कों के साथ गेम खेलता है और गेम खत्म होने के बाद वो मेलिसा के पास आ जाता है जिससे उसने गेम स्टार्ट की थी। अपनी पॉकेट से वो एक कार्ड निकालता है और मेलिसा को मुंह खोलने को कहता है। उसके मुंह खोलते ही वो मेलिसा के होंठों के किनारे काट चुका था, जैसे उस कार्ड के साथ ब्लेड्स लगी थी। इसके बाद वो मैथ्यू के पास आता है। सभी उसे देखकर शॉक रह गए थे, अभी संभले भी नहीं थे ये लोग
कि बैरी जमीन के ऊपर से पत्थर उठाते हुए मैथ्यू के सर पर मारकर उसका सर फाड़ देता है, क्योंकि उसने रॉक चूज किया था। जेम्स ने क्योंकि सीजर चूज किया था, इसलिए वो तेज सीजर से जेम्स की उंगलियां काट देता है और आखिर में एनीडा के सामने आकर गन निकाल लेता है, क्योंकि एनीडा ने शूट चूज किया था। यहाँ बैरी ट्रिगर दबाता है और एनीडा पीछे जाकर गिरती है, लेकिन पता चला कि उसने एनीडा को मारा ही नहीं था। उसकी गन में से तो सिर्फ आग निकल रही थी, क्योंकि ये गन एक लाइटर थी। एनीडा असल में पीछे गिरी थी क्योंकि बैरी ने बटन दबाकर उसकी चेन खींच ली थी। जब उन्हें यकीन आता है कि एनीडा मरी नहीं, तो सबकी सांस में सांस आती है। इसके बाद बैरी यहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद एक नई गेम के साथ यहाँ लौटता है। ये सब लोग अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं बैरी से, लेकिन बैरी एक नहीं सुनता और इन्हें अपनी गेम के बारे में बताने लग जाता है। वो व्हील ऑफ पेन लेकर आया था। वो कहता है कि इस टाइम तुम्हें अपनी लाइफ के वो बुरे काम बताने हैं जो तुम कर चुके हो। वो कहता है जब तुम मुझे ये बातें बताओगे तब मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हें जीना है या मरना है। सब लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। जेम्स तो कुछ भी बोलने से इनकार कर देता है। तब बैरी उसके प्राइवेट पार्ट को ही टॉर्चर करने लगता है। उसके बाद जाकर जेम्स कन्फेस कर देता है कि उससे एक मासूम इंसान का एक्सीडेंट हो गया था, जिसका सारा इल्जाम उसके डैड ने अपने सर ले लिया। लेकिन उसके बावजूद भी जेम्स ने उस जिंदा इंसान को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, यहाँ तक कि वो आदमी वहीं पर मर गया। आसान लफ्जों में उसने एक मर्डर किया था। बैरी जेम्स को तब तक टॉर्चर करता रहता है जब तक जेम्स उस विक्टिम का नाम नहीं बताता। इसके बाद वो एनीडा के पास जाता है और उसके गले पर कैन रखते हुए उसे टॉर्चर करते हुए पूछता है तुमने क्या किया है। एनीडा बताती है मेरी मॉम बहुत ज्यादा बीमार है, उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने एक अडल्ट वेबसाइट बनाई थी और इसकी वजह से मैं आज तक रिग्रेट करती हूँ। जिसके बाद मैथ्यू की बारी आती है और मैथ्यू बताता है कि वो पैसे कमाने के लिए ऑनलाइन स्कैम्स करता है और उसने अपने दोस्तों तक को लूटा हुआ है। मेलिसा की बारी आती है तो वो बताती है कि वो डॉग शेल्टर के लिए काम करती है और जब जब उसे पैसों की जरूरत पड़ती है तब तब वो उन मासूम डॉग्स को डॉग फाइट्स के लिए भेज देती है और इस काम के लिए उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। ये सब सुनने के बाद बैरी मेलिसा की चेन को खुली कर देता है और उसे व्हील घुमाने को कहता है। व्हील के जरिए उसे पहला टास्क मिला था कि उसे कैमरा में देखकर 4 प्लेसेस को गेस करना है। एक एक करके उसने 2 प्लेसेस को बिल्कुल ठीक गेस कर लिया था और जब जब वो अगली पिक्चर करने के लिए बटन दबाती थी तब तब वो नोटिस करती थी कि कोई निडल जैसी दिखने वाली चीज उसकी आंख के करीब आ रही है। तीसरी जगह वो सही तरह गेस नहीं कर पाती तो बैरी उसे एक और चांस लेने को कहता है और जैसे ही वो अब बटन दबाती है तो एक सुई निकल कर कैमरे में से उसकी आंख के अंदर धंस जाती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, इतना दर्द कि वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाती। मेलिसा का हाल देखकर सभी लोगों ने अब उस पिन को घुमाने से मना कर दिया था, इसलिए सबके लिए जेम्स खुद ही व्हील घुमा लेता है। वह एनीडा से कहता है कि तुम मैथ्यू के कान में ड्रिल करोगी। एनीडा रोते हुए ये करने से मना कर देती है, पर बैरी उससे कहता है कि अगर तुमने ना किया तो मैं तुम्हें और जेम्स दोनों को ड्रिल कर दूंगा। ना चाहते हुए भी उसे ये काम करना पड़ता है और वो मैथ्यू के कान के अंदर ड्रिल कर देती है, जिसकी वजह से मैथ्यू को बहुत ज्यादा दर्द होता है। ऐसा करते ही उसके हाथ से ड्रिल गिर चुकी थी, जो देखकर बैरी उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि तुमने रूल तोड़े हैं, कैमरा बंद होने से पहले ही तुमने ये ड्रिल फेंक दी, ठीक नहीं किया तुमने। ये कहते हुए वो कैमरे के अंदर से रिकॉर्डिंग निकाल कर चला जाता है और उसके ऊपर मैथ्यू लिख देता है। खैर कुछ देर बाद वो आकर एक नई गेम शुरू कर देता है जिसका नाम था वाइल्ड कार्ड। वो कहता है कि मैंने ऑडियंस में से 100 लोगों से एक सवाल किया है कि इंसान को जिस्म के किस हिस्से में सबसे ज्यादा दर्द होता है। मेरे पास जो आंसर्स हैं तुम लोगों को उसे गेस करना होगा। मैथ्यू कहता है सर में, एलिसा कहती है घुटनों में, एनीडा कहती है स्टमक में। जेम्स कोई जवाब नहीं देता, वो तो अपने आप को इन चेन्स से निकालने की कोशिश कर रहा था और बैरी हंसते हुए उसकी नकल उतारता है और उसकी जगह जवाब दे देता है कि गर्दन में। इसके बाद बैरी अपने आंसर्स निकालता है जिसमें हेड, मसल्स, फीट और स्टमक सब आ रहे थे पर नीज नहीं आ रहे थे। लिसा ने क्योंकि अपना आंसर नहीं बोला था, इसी वजह से वो हार गई थी, उससे सही गेस नहीं किया था। इसी वजह से उसे उसकी चेन्स पीछे की तरफ खींच लेती हैं और बैरी यहाँ पर एक हाइड्रोलिक प्रेस को ऑन कर देता है जिसके नीचे एक शार्प मेटल लगा हुआ था। ये मेटल मेलिसा को चीर देता, उसे मार देता। मेलिसा अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाने लग जाती है और 1 मिनट के लिए बैरी इस मैकेनिज्म को बंद करता है और सबसे कहता है कि क्या कोई मेलिसा को बचाने के लिए उसकी जगह लेना चाहेगा। कोई भी तैयार नहीं होता, जिसके बाद बैरी अपने मैकेनिज्म को ऑन कर देता है और ये टूल मेलिसा के सर पर गिरते हुए उसके दिमाग को, उसकी पूरी बॉडी को क्रैश करके मार देता है।
उसके मरते ही यहाँ की लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती हैं। बेरी हमेशा की तरह अपनी टेप कैमरा से निकालता है और उसके बाद हंसते हुए मेलिसा की बॉडी को यहाँ से खींचते हुए ले जाता है और उसका खून यहाँ पर पीछे निशान छोड़ जाता है। इसके बाद ड्रेसिंग रूम में जाकर बेरी अपना फेस मास्क निकालता है और अपने मुंह पे एक कट लगा देता है। उसके मुंह पे और भी बहुत सारे कट्स थे जो जाहिर कर रहे थे कि बेरी ने पहली मर्तबा इंसान को नहीं मारा। वो किसी भी इंसान को मारने के बाद अपने आप को कट लगाता था। कुछ देर बाद बेरी दोबारा स्टेज पर आता है एक टीवी लेकर, जिसके ऊपर रेबेका नामी लड़की को वो टॉर्चर कर रहा था, बिल्कुल इन्हीं लोगों की तरह। इसके बाद बेरी एनीडा के पास आता है और अपना फेस मास्क उतार देता है। जेम्स एनीडा से कहता है, इस आदमी को कहीं देखा है मैंने। और यहाँ मैथ्यू जेम्स को जवाब देता है कि ये बेरी मिलर है, जो पहले एक रियल गेम शो चलाता था और उसके लिए एनीडा काम किया करती थी। बस ये सुनना था कि जेम्स चिल्ला उठा, तो इसका मतलब तुम्हारी वजह से हैं हम यहाँ पर, आखिर क्या किया था तुमने ऐसा। वो अपनी कहानी बताना शुरू करती है और कहानी पास्ट में चली जाती है। एनीडा और उसके सभी कलीग्स को पता था कि बेरी मिलर के ऊपर बहुत से लोगों को असॉल्ट करने का केस बना है, लेकिन उसके बावजूद बेरी पार्टी कर रहा था। एनीडा के दोस्त उन्हें बताते हैं, देखो ऐसा ही होता है बड़े लोगों के साथ। मीडिया ने उसकी बात छुपा ली ताकि उनकी चैनल की रेपुटेशन और शो की रेपुटेशन न डाउन हो, और जिन लोगों को असॉल्ट किया गया उन्हें बेशुमार पैसे दे दिए गए। यहीं पर बैठे बैठे एनीडा की कलीग रेबेका उसे मजाक मजाक में एक मशवरा दे देती है तो बेरी ऐसा ही, चाहो तो तुम भी उसे फंसा दो, कंपनी या चैनल वाले उस पर कोई बात आने नहीं देंगे और तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे कि तुम्हारी मॉम की सर्जरी हो जाए। पर एनीडा ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी जल्द ही उसकी प्रमोशन हो जाएगी। रेबेका कहती है, अभी तो तुम आई हो, अभी कैसी प्रमोशन। इतनी ही देर में बेरी एनीडा के पास आ जाता है एक केक लेकर, क्योंकि उसे पता था आज एनीडा का बर्थडे है। ये देखकर एनीडा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बेरी एक नॉर्मल फ्रेंडली वे में एनीडा के कंधे पर हाथ रख लेता है और रेबेका इसी का तमाशा बना देती है कि ये कौन सा तरीका है औरतों को टच करने का। हालांकि बेरी ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। एनीडा के लिए भी ये ऑकवर्ड मोमेंट बच जाता है और बस इसी राय का पहाड़ बनाते हुए रेबेका और उसका दूसरा कलीग एनीडा को मना लेते हैं बेरी के खिलाफ ह्यूमन रिसोर्स में कंप्लेन करने के लिए। इनके प्लान के ठीक मुताबिक चैनल और गेम शो वाले बेरी के ऊपर एक भी इल्जाम नहीं आने देते और एनीडा को बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। प्रेजेंट में ये सच्चाई जैसे ही एनीडा अपने दोस्तों को बताती है, तभी यहाँ पर बेरी भी आ जाता है और जेम्स बेरी से कहता है कि आपकी कसूरवार तो एनीडा है, तो एनीडा को मारिए ना, हम सबको तो छोड़ दें प्लीज। वो कहता है, मेरे डैड एक बहुत ही अमीर इंसान है और पावर में भी हैं। अगर आप चाहें तो उनके पास इतना पैसा है कि वो आपको एक नया गेम शो एस्टेब्लिश कर देंगे, आपकी रेपुटेशन भी बेहतर हो जाएगी। सिर्फ इसके बदले आप मेरी जान छोड़ दें। पहले बेरी काफी सीरियस हो जाता है उसके इस आइडिया को लेकर, लेकिन फिर पता चलता है कि बेरी सीरियस होने का बस ड्रामा ही कर रहा था। बेरी जब उसकी बात नहीं मानता तो जेम्स गुस्से में अपनी चेन तोड़ लेता है और उसी से बेरी पर हमला करने लग जाता है और बेरी उसे रोकने के लिए एक बटन दबाता है जिसके जरिए उन तीनों को उनके गलों में पहने हुए कॉलर के जरिए बहुत ही बुरा करंट लगता है। तीनों बेहोश हो जाते हैं। इन्हें जब होश आया था तो इनमें से दोनों लड़के बेड पर थे और उनके पेट पर अजीब सा जख्म था, जबकि एनीडा इनके सामने आजाद थी, लेकिन एक बंद कमरे के अंदर थी। यहाँ पर बेरी माइक के जरिए एनीडा से कहता है, सामने कमरे की चाबी इन दोनों के पेट में है, तुम चाहो तो इन दोनों में से किसी का भी पेट काटकर चाबी हासिल कर सकती हो और मुझ तक पहुंच सकती हो ये गेम जीतकर। एनीडा जब ऐसा करने से मना कर देती है तो बेरी उससे कहता है, ये दोनों वैसे ही भूख से यहाँ पर पड़े पड़े मारे जाएंगे, अच्छा है कि तुम इन्हीं को मार दो। एनीडा आप फैसला लेते हुए खड़ी होती है तो जेम्स उसे कहता है, मुझे मत मारना, तुम मैथ्यू के पेट में से चाबी निकाल लो, मैं वादा करता हूँ कि अपनी आधी दौलत तुम्हें दे दूंगा। ये सुनते हुए जेम्स की तरफ बढ़ती हुई एनीडा मैथ्यू की तरफ मुड़ जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके दिल में रहम आ जाता है और वो जल्दी से जेम्स के पास आकर उसका पेट काट देती है। जेम्स को दर्द होता है और आखिर जेम्स मारा जाता है। एनीडा जेम्स के मैदे में से चाबी निकाल लेती है और जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि ये एक और बहुत बड़ा प्रैंक था। ये दरवाजा तो चाबी से खुलना ही नहीं था, इसका तो मैग्नेटिक लॉक था। वो सिर्फ एनीडा से एक मर्डर करवाना चाहता था। इसके बाद बेरी मैथ्यू को भी आजाद कर देता है और स्पीकर से मैथ्यू को कहता है, तुम जाकर एनीडा को मार दो, ऐसे तुम विनर बन जाओगे क्योंकि इस गेम का विनर एक ही होगा। ये कहते हुए बिना सोचे मैथ्यू चाकू उठा लेता है और एनीडा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। एनीडा बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि हर गुजरते सेकंड के साथ मैथ्यू उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। उसके हाथ में चाकू था, लेकिन वो एनीडा को मारने नहीं आ रहा था। वो एनीडा को किस करता है, उससे अपना प्यार कन्फेस करता है और कहता है, मैं तुमसे हमेशा से बहुत ज्यादा प्यार करता था। अगर जिंदगी नॉर्मल रहती
तो मैं तुमसे शादी भी करता, लेकिन अब अपने प्यार के लिए मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि तुम्हें ये गेम जिता सकता हूँ। ये कहते ही वो चाकू से अपने आप को ही स्टैब कर लेता है और अपने आप को मार देता है। और इसके बाद रूम के अंदर एक अजीब सी गैस फैल जाती है, जिसकी वजह से एनीडा भी बेहोश हो जाती है। उसे जब होश आया तो उसके इर्द गिर्द से दोनों ही डेड बॉडीज गायब हो चुकी थी और अब सामने कमरे का भी दरवाजा खुला हुआ था। वो ड्रेसिंग रूम के अंदर आती है तो यहाँ पर सभी विक्टिम्स की टेप दिखती है। चुप करके वो ड्रेसिंग रूम से बेरी का वो कार्ड उठा लेती है जिससे उसने मेलिसा को कट लगाए थे। इसके बाद बाथरूम में आकर अपनी बॉडी वॉश करती है और फिर बाथरूम से निकलकर एक रूम में जाती है। ये जरूर बेरी का रूम था जहाँ पर बेरी की एक फैमिली पिक्चर भी थी। ये कमरा देखने के बाद वो बाहर आ जाते हैं तो उसे कॉरिडोर से एक और कमरा नजर आता है जहाँ पर बेरी इस टाइम बैठा हुआ था, जहाँ पर बेरी उसे कहता है आओ अनीता आखिरी गेम खेलते हैं। अनीता वहाँ चली जाती है और बेरी उसके सामने 3 बॉक्सेस रख देता है जिसमें से अनीता को एक बॉक्स चूज करना था। डरते हुए वो एक बॉक्स चूज करती है तो अंदर केक निकलता है। इस टाइम अनीता हैरान परेशान होकर बेरी को देख रही थी। वो बेरी से कहते हैं तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। बेरी जवाब में कहता है मैं बेरी मिलर नहीं हूँ, उस बेरी मिलर को तो तुमने मार दिया था, मैं सिर्फ बेरी हूँ, इस डेडली गेम शो का होस्ट। अब बेरी अनीता के पास आकर बर्थडे सॉन्ग उसका गाने लग जाता है और अनीता मौका पाते ही बेरी के मुंह पर कट लगाते हुए यहाँ से भाग जाती है। फाइनली वो इस अजीबो गरीब माहौल से बाहर निकल आई थी। वो बचकर बाहर निकल गई थी। वो इतना खुश थी जैसे उसकी जान बच गई हो, लेकिन ये खुशी कुछ ही मिनट के लिए थी क्योंकि इतने में ही बेरी पीछे से आकर अपने रिमोट कंट्रोल को ऑन करते हुए उसके कॉलर से उसे करंट लगाकर बेहोश कर देता है। बेरी कहता है मेरे मुंह पर हर स्कार एक मौत की निशानी था और तुमने अपनी मौत की निशानी खुद ही बना दी, इसलिए अब तुम्हें मरना पड़ेगा हर हाल में। चेन से खींचते हुए वो अनीता को रूम के अंदर ले आता है, जिसके बाद वो अनीता का मुंह उठाकर केक के अंदर दे मारता है। अनीता डर रही थी कि इस केक के अंदर कुछ होगा, लेकिन ये तो नॉर्मल ही केक था। ऐसा करने के बाद वो अनीता से कहता है तुम आजाद हो, यहाँ से जा सकती हो क्योंकि तुमने गेम जीत ली है। खुशी से अनीता यहाँ से भागती तो है, लेकिन चंद ही कदम भागने के बाद उसे शदीद किस्म का दर्द होने लग जाता है। उसका पूरा मुंह लाल पड़ जाता है और आंखें भी फटने वाली हो जाती हैं। उसे इतना शदीद दर्द होता है कि इस दर्द में वो कुछ ही देर सरवाइव कर पाती है और तड़प तड़प कर मर जाती है। जिसके बाद अब लास्ट पर हमें बेरी के एक नए शो की फुटेज दिखाई जाती है जिसमें उसने आज अपने गेम शो के प्रोड्यूसर को बुलाया हुआ था और वो उसे टॉर्चर कर रहा था। बेरी के कहने पर वो अपना गुनाह कन्फेस कर लेता है कि उसके ऑफिस में जितने भी लोगों को असॉल्ट किया था उसके पीछे प्रोड्यूसर का ही हाथ था और इल्जाम उसने बेरी पर लगा दिया था, जिसकी वजह से बेरी का करियर तबाह हो गया था और आज बेरी ने इस चीज का बदला ले भी लिया था। मूवी के स्टार्ट में भी बेरी ने जिस लड़के को मारा था वो भी अनीता का वही साथी था जिसने अपनी कुलीग के साथ मिलकर अनीता को भड़काया था बेरी के खिलाफ ताकि अनीता को कंपनी से पैसे मिल सके। और लास्ट में उसने जिस आदमी को मारा था वो असली मुजरिम था, पर उसकी गलतियों का इल्जाम बेरी पर आया था। रेबेका की फुटेज जो उसने सारे प्लेयर्स को दिखाई थी वो अनीता की क्लिक थी, उससे भी बेरी को अपना बदला लेना था, इसीलिए बेरी ने उसे भी टॉर्चर करके मारा और अनीता ने भी क्योंकि उस पर इल्जाम लगाया था तो बदला लेने के लिए उसे भी टॉर्चर करके मारा। अनीता के दोस्तों को उसने अनीता को सबक सिखाने के लिए मारा ताकि मरने से पहले अनीता महसूस कर पाए कि सब कुछ चले जाने पर कैसा महसूस होता है। कुल मिलाकर बेरी ने बस उन लोगों को ही मारा था जो उसके बदले से जुड़े थे और सच में बुरे थे। आखिर सबको मारने के बाद उसका बदला खत्म हो जाता है और इसी के साथ ये कहानी भी यहाँ खत्म हो जाती है।